हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द रैटिकल कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी बोर्ड क्लास 12 और 10th के एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, एनुअल एग्जामिनेशंस। तो सिलेबस आप लोगों को ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। हम सब लोग अभी कौन से दौर से गुजर रहे हैं? रिवीजन के दौर से। कौन से? रिवीजन के दौर से। तो रिवीजन के दौरान हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले एग्जाम पेपर हमारे जब हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, चलो भाई ठीक है। इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन बैंक आया, क्वेश्चन बैंक, चलो भाई ठीक है, क्वेश्चन बैंक हो चुका। अभी कुछ लोग क्वेश्चन बैंक के दौर पे आ रहे हैं और जो हमारे होनहार छात्र हैं वो सभी क्या कर रहे हैं? अनसॉल्व पे आ चुके हैं, अपना अपना अनसॉल्व सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपको मेरे को जानते हैं कि मैं आपका इंग्लिश टीचर अनुज वर्मा। तो मैं आपको इंग्लिश का अनसॉल्व सॉल्व करना शुरू करवाऊंगा। इंग्लिश अनसॉल्व में आपका पहला वाला जो है क्वेश्चन पेपर आपका अनसॉल्व का, आपका पहला वाला सैंपल पेपर आपको मिलेगा 2021-22 का। मैं करवा रहा हूं अग्रवाल अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर से आपके क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 का पहला अनसॉल्व करवाने जा रहा हूं, आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं, जिसके आपको पूरा एकदम वीडियो का पूरा एकदम शॉर्ट मिलेगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा अनसॉल्व का क्वेश्चन पेपर एक एक करके पूरा सॉल्व करके दिखाया जाएगा। एक उसमें आप पूरा सॉल्यूशन उसमें मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि आपको लोगों को पता है कि क्वेश्चन पेपर जो आपका आता है क्लास 12 का, उस क्लास 12 के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपका यही आता है कि आपको एक, आप पढ़ते हैं पूरा दिन पूरा साल सिलेबस, लेकिन उसमें सबसे पहले जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया जाता है और वो पैसेज आपका होता है अनसीन। तो अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है, उस अनसीन पैसेज को पूरा पढ़ के उसको दिमाग में रख के और उसके रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो कि अब एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के काम आते हैं। कम से कम 15 मार्क्स का तो होता है और उस 15 मार्क्स को अलग अलग ब्रेक किया जाता है, 3 3 3 और 1 1 इस तरीके से ब्रेक किया जाता है। उसमें आपके शुरुआत में क्वेश्चंस रहते हैं, उसके बाद 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है आपका। अगर आप पूरा सही करके आ जाते हैं तो आपको उसमें 15 नंबर एकदम पक्का मिलता है। वो आपका 15 नंबर कहीं नहीं जाना है, एकदम बिल्कुल चीटिंग करके करना है। सबसे पहले आपको पैसेज दिया जाएगा, उसी पैसेज को पढ़ना है, उसी पैसेज को पढ़ के उसी से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे देने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बस थोड़ा सा आपका रीडिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको पढ़ने अच्छे से आना चाहिए और उनके पढ़ के उनका आंसर निकालने आना चाहिए। अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको उसमें से आपको ये समझ भी पूरा आ रहा है तो आप इसका पढ़ के आंसर निकाल सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आप इसी से ब्रेक करके पूरा क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनसीन पैसेज स्टार्ट करेंगे जो आपका 15 नंबर आपका यहाँ पे स्कोर करने के काम आएगा यूपी बोर्ड के क्लास 12 के एग्जामिनेशन में। उससे हमारा पहला वाला पैसेज हमने लिया है सॉल्व 2021-22 का पहला वाला। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब आपको ये वाला पैसेज पढ़ना है, लेकिन ये पैसेज ऐसा नहीं पढ़ना है इसको पढ़ के 3 घंटा इसी में गुजार दें। तो इस पैसेज को आपको एक नजर से पूरा पढ़ना है, इसका हिंदी मीनिंग निकालना है। उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस दिए होंगे और इन क्वेश्चंस के आपको उसके आंसर्स निकाल के उसमें लिखने होंगे। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको पैसेज पढ़ के उसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि पैसेज के अगर आपको सार पता लग जाता है, सॉरी मेरे कहने का मतलब है कि पैसेज अगर आप पढ़ेंगे उसको आपको यह पता लग जाता है कि पैसेज का मतलब क्या है, उस पैसेज का अर्थ क्या है, तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आपको सीधा वहीं से मिल जाता है। आपको पूरा पैसेज बार बार पढ़ के यहाँ से इसको उठा के यहाँ रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपको पूरा पैसेज पढ़ने में दिक्कत आ रही है या इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन से वर्ड निकाल सकते हैं और उन वर्ड के सहारे भी आप इनका आंसर फटाफट लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है गॉड, लविंग गॉड लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आपको इस वाले पैसेज में पूरा इस गॉड को ही देखना है कि गॉड कहां पर लिखा हुआ है। गॉड लिखा हुआ है, अब आपको क्या करना है, गॉड वाला पैराग्राफ यहां से ले लीजिए, पूरा जहां से शुरू है यहां से लेके इस तरीके से लो भाई, हो गया आंसर आपका। ये है निंजा टेक्निक्स, कभी कभी काम करती है कभी नहीं काम करेगी, है ना। तो हमको ये वाला बेसिकली फॉलो नहीं करना है भाई, हमको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपना मेहनत का काम करना है, एफर्ट लगाना है ना। उससे आपका आंसर एकदम सही निकलेगा। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं, कभी कभी काम कर जाता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे और पढ़ के इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस के आंसर निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। मैन इज अ ग्रेजियस एनिमल लिविंग इन आवर सोसाइटी। मैन इज अ ग्रेजियस एनिमल लिविंग इन आवर सोसाइटी।
देखो मैन के बारे में बताया गया है, सोसाइटी के बारे में बताया गया है। पूरे कहानी का मतलब एक ही लाइन से आपको निकल के समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति के, मनुष्य के बारे में बोला गया है कि मनुष्य कैसे रहता है, मनुष्य कैसे उसका समाज होगा, कुछ ऐसा सा इसको हमको पढ़ के समझ में आ रहा है। तो मैन इज अ ग्रेजियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी, इसका मतलब मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो झुंड में रहना पसंद करता है। मनुष्य, मैन इज अ ग्रेजियस एनिमल जो झुंड में रहना पसंद करता है। हिज नेबर्स आर पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, उसके पड़ोसी। नेबर्स आप सबको पता है, नेबर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पड़ोसी। नेबर्स का हिंदी मीनिंग पड़ोसी, ग्रेजियस का हिंदी मीनिंग झुंड। तो मनुष्य एक ऐसा जानवर कह सकते हैं, क्योंकि जानवरों की कोई सोसाइटी से ही आता है, तो मनुष्य एक ऐसा जानवर होता है जो झुंड में रहना पसंद करता है अपने आसपास। झुंड का मतलब कुत्तों का झुंड नहीं, मनुष्य एक ऐसे व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित तरीके से लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। झुंड का यह मतलब होता है कि वो लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। तो मैन इज द ग्रेजियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी, मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है, जानवर है जो लोगों के बीच में रहना पसंद करता है। His neighbors are people who are immediately around him. पड़ोसी जानते हैं आप लोग, पड़ोसी क्या होता है? पड़ोसी क्या होता है? उससे हमारा कोई रिश्ता होता है, कोई रिश्ता नाता होता है? नहीं होता है, हम उसको नहीं जानते हैं। हम एक गांव में रह रहे हैं, गांव से हमारा जॉब लगा, कल को आप पढ़ोगे लिखोगे, आप टीचर बन जाओगे या पुलिस वाले बन जाओगे, आपको जॉब लगेगा, तो कहीं भी शहर में जाके घर बनाओगे, तो उस घर में क्या होगा, आपके आसपास के घर के आसपास के घर के, आपके घर के आसपास भी कुछ घर होंगे, उसमें लोग रह रहे होंगे। आप उनको नहीं जानते हैं, वो आपको नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ समय आप रहने के बाद में आपके वो इतने खास हो जाएंगे, शायद आपका कोई रिश्तेदार इतना खास ना हो। तो इसीलिए बोल रहे हैं हिज नेबर्स आर पीपल हु आर इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब अचानक से, जिनसे आपका कभी कोई पुराना मतलब नहीं रहा है। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास आके बसने लग जाते हैं, या आप उन लोगों के बीच में आके बसने लग जाते हैं, उनको हम कहते हैं पड़ोसी। तो पड़ोसी किसे कहते हैं? कुछ ऐसे लोग जिनसे आपका कोई कभी वो वास्ता नहीं रहा हो और वो आपके पास अचानक से आके रहने लग जाए और उनसे आपका लगाव ऐसा हो जाए जैसे कि आपके किसी परिवार का कोई सदस्य हो। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइव्स। दे प्ले अ क्रूशियल लाइफ इन आवर रोल्स। कह रहे हैं कि ये चीज बता रहा है कि बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब उनकी जो वो पास रहने की क्षमता होती है, जो कुछ लोग आपके पड़ोसी होंगे, उनके पास आप रहेंगे, वो आपके पास रहेंगे, तो उनके साथ रह के हम इतना आपस में एक दूसरे से बाउंड हो जाते हैं, अपने पड़ोसियों से इतना बाउंड हो जाते हैं कि एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइव्स। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मतलब कुछ लोग ऐसे जो आपके आसपास रह रहे हैं और उनके साथ में आप रह रहे हैं, रहते रहते वो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि इनके बिना आपका कार्य नहीं हो सकता है। जैसे आप सुबह सो के उठे, आपको अपने लिए ब्रेड लेने जाना है, तो पड़ोसी का दरवाजा खटखटाते हैं, ओ भाई चलो चले, तो उसको भी लेके जाना होता है। आपको कहीं मार्केट जाना है, कहीं भी जाना है, तो क्या करेंगे, वो आपको बोलेगा, आप उसको बोलेंगे। आपके जीवन के हर एक क्षणों में सुख दुख का साथी हो जाता है आपका पड़ोसी। कौन? पड़ोसी। तो देयर सिग्निफिकेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जीसस क्राइस्ट मोर देन 2 years ago when in one of the 10 commandments he said। जीसस क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट को कौन नहीं जानता है? जीसस क्रिस्ट को सब जानते हैं। सिग्निफिकेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? महत्व। सिग्निफिकेंस का हिंदी मीनिंग महत्व। तो कह रहा है कि जीसस क्रिस्ट ने लोग अपने कमांडेंट्स को, मतलब कमांडेंट्स वो होते हैं जो कमांडमेंट वो होते हैं जो आपके अनुयायी होते हैं, जो आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, उनको बोलते हैं अनुयायी। तो जीसस क्रिस्ट ने अपने कमांडमेंट्स, मतलब अपने अनुयायियों को कहा था, अपने पड़ोसी के बारे में उन्होंने कहा, लव दाई नेबर्स एज दाउ एज लव एज गॉड। लव दाई नेबर्स एज दाउ एज लव एज गॉड। अरे भाई दाऊ दाऊ क्या है? दाई दाऊ क्या है? ये तो इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं। दाई दाऊ, दाई दाऊ देखो इसमें क्या है कि आप कभी कभी पोएम पढ़ते होंगे तो पोएम में लिख के आती होगी दाई दाऊ, ये आपका लिख के आता है कभी कभी पोएम में, तो इसमें इतना घबराने जैसा कुछ नहीं है। दाई का मतलब आप जो ये यूज क्या करते हैं, ये लोग यू के लिए यूज करते हैं, दाई का यूज करते हैं, और दाव का मतलब योर। दाई का मतलब यू और दाव का मतलब योर। तो जीसस क्रिस्ट की जो लैंग्वेज है इंग्लिश वाली, उसके उनसे जो हम लोग पढ़ेंगे, बाइबल्स वगैरह पढ़ेंगे या इनके पोएम पढ़ेंगे इस तरीके के, तो कभी कभी दाई दाव का यूज होता है। तो आपको अभी के लिए इतना जान लेना बस काफी है
कि यहाँ पर दाई का मतलब यू है और दाओ का मतलब योर है। तो लव यू नेबर्स एज योर एज लव गॉड। आप अपने पड़ोसी को उतना ही प्यार करें जितना आप अपने ईश्वर को करते हैं। आप अपने पड़ोसी को उतना ही प्यार करें जितना आप अपने ईश्वर को करते हैं। किसने कहा है ये? जीसस क्राइस्ट ने कहा है। इट सब्सक्राइब्स टू द व्यू दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इट सब्सक्राइब्स टू द व्यू, इट सब्सक्राइब टू द व्यू मतलब वो इस चीज को मानने के लिए तैयार होता है दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये इस बात को मानने के लिए तैयार होता है कि ईश्वर प्रति एक व्यक्ति, ये इस चीज को मानने के लिए तैयार होता है कि ईश्वर प्रति एक व्यक्ति में बराबर की मात्रा में विद्यमान है। By loving our neighbors, we should not only have a peace and happiness in our lives, for they are always at the hand to help us in our hour of need. इसका कहने का मतलब यह है कि पड़ोसी जो होता है वो आपके सुख दुख में, आपके अच्छे बुरे समय में हर जगह पर आपका साथी होता है। और अपने साथी को अगर आप प्यार करते हैं, अगर आप अपने पड़ोसी को मतलब रखते हैं अपने आसपास से, तो उसके हर एक हैप्पीनेस अच्छे क्षणों में और उसी तरीके के जीवन के किसी भी प्रकार के अच्छे समय में उनका आर ऑलवेज एट हैंड टू द हेल्प अस इन आवर ऑफ नीड। वो हमारी आवश्यकता के समय पर, आवर लाइफ फॉर अस इन आवर आवर ऑफ नीड, हमारी आवश्यकता के समय पर टू हेल्प अस इन आवर ऑफ नीड, हमारी आवश्यकता के समय पर ऑलवेज एट हैंड, हमेशा हमारे हाथ के आसपास खड़े रहते हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि हमारे साथ में खड़े रहते हैं। ऑलवेज एट हैंड का मतलब है कि हमारे पास रहते हैं, हमारे पास खड़े रहते हैं। In today's highly mobile and competitive society, our friends and relatives are rarely available near our places of residence or around us when we need them most. बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल फोन्स का जमाना है, टेलीफोन्स का जमाना है, टीवी का जमाना है, एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी का जमाना है। तो ऐसे में बोल रहे हैं इन टूडेज हाईली मोबाइल एंड कॉम्पिटिटिव सोसाइटी आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आर रेयरली अवेलेबल। रेयरली मतलब होता है, रेयरली का हिंदी मीनिंग होता है बहुत मुश्किल से, हिंदी मीनिंग बहुत मुश्किल से। तो सही कह रहे हैं। कॉम्पिटिटिव, आजकल के कॉम्पिटिटिव जमाने में, आजकल के कॉम्पिटिटिव जमाने में जब मोबाइल्स के जमाना है, जमाना इतना ज्यादा टेक्निकल हो चुका है, तो ऐसे जमाने में हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने सगे संबंधी हमारे पास नहीं होते हैं। जब हमको उनकी जरूरत होती है, तो वही लिखा हुआ है नियर आवर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जब हम हमारे जहां पर रह रहे हैं, हमारे रहने की जगह पर वो अवेलेबल नहीं होते हैं जब हमें उनकी जरूरत होती है। तो ऐसे में कौन काम आता है? सीधी सी बात है, जब हमारा रिश्तेदार हमारे पास में नहीं है, हमारा घर का कोई व्यक्ति हमारे पास में नहीं है, तो ऐसे समय पे कौन हमारा साथ देगा? हमारा पड़ोसी साथ देगा। It is in these trying times that help and assistance of our immediate neighbor comes as boon to us. boon पता है? boon का मतलब आशीर्वाद, boon का आशीर्वाद। तो देखो इस वाले का मतलब ये हुआ कि जब हमारा रिश्तेदार कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, हमारे घर का कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि खड़ा नहीं होता है, होते हमारे साथ में ही है, लेकिन कभी कभी ऐसी आवश्यकताएं हो जाती हैं कि उन आवश्यकताओं पे आपको उस व्यक्ति की फिजिकली आवश्यकता होती है, भौतिक रूप से वो आपके साथ में उपस्थित हो, लेकिन ये हर समय पॉसिबल नहीं होता है। तब ऐसे समय पे हमारे कौन काम आता है? हमारा पड़ोसी काम आता है। किसी भी प्रकार की कोई अच्छी चीज होती है, किसी अच्छी घटना हुई, तो भी आपका पड़ोसी आपके साथ अवेलेबल रहता है। हाँ, आपके घर का व्यक्ति आपका पड़ोसी है तो सोफा बेटर, लेकिन अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो उसका आपको लेना देना कोई नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी होता है तो आपका उससे लगाव बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब आपका घर का और रिश्तेदार को कोई व्यक्ति आपके पास नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई बुरी चीज होती है, तो भी वो पड़ोसी ही आपके काम आता है, और वो रात दिन 24/7 आपको कोई भी प्रकार की समस्या होगी तो वो हॉस्पिटल लेके जाएगा आपको, या किसी भी प्रकार की कभी कभी मनी प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी सॉर्ट आउट करने में वो हमारी सहायता करते हैं। कौन? नेबर्स, यानी पड़ोसी। तो वही बता रहा है। हम लोग इस वाले जो भी गिवन पैसेज है, इस गिवन पैसेज का इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमको 15 नंबर्स हमारे उसमें स्कोर करने में हेल्पफुल होंगे। तो हम हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को केयरफुली पढ़कर उनका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेजियस एनिमल? मैन इज अ ग्रेजियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी, हिज नेबर आर पीपल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। मनुष्य को क्यों कहते हैं कि वो झुंड में रहता है? मनुष्य को क्यों कहते हैं कि झुंड में रहता है? इसलिए कहते हैं
क्योंकि वो अपने आसपास चारों तरफ सराउंडिंग्स में अपने व्यक्तियों से घिरा होता है जो उसकी मदद करते हैं और वो जिसकी मदद करता है। तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैन इज कॉल्ड ग्रेजियस एनिमल because his neighbors are people who are immediately around him, around him. Okay. What crucial role do our neighbors play in our lives? हमारे पड़ोसी हमारे जीवन में कौन सा बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं? क्रूशियल आपको यहाँ से मिल रहा है तो हो जाएगा क्या? यहाँ से आप उतार सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ। सीधा सा आंसर दिया हुआ है, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी and the constant pressure of society they play a crucial role in our life। सिंपल है। नेक्स्ट, हाउ इज अवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड? हमारे पड़ोसी ईश्वर के बराबर कैसे, ईश्वर तुल्य कैसे बराबर पूजनीय होते हैं? सीधी सी बात है भैया, जो हमारा आसपास रहेगा हमारी मदद करेगा, हमारे लिए आजकल तो ईश्वर तुल्य ही है। तो हाउ इज आवर नेबर्स इक्वल टू लिविंग गॉड? हमारे पड़ोसी इक्वल टू लिविंग गॉड कैसे होते हैं? तो देखिए आपको यहाँ पर सब लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। Jesus Christ more 2 years ago when in one of the 10 commandments in he said, love thy your neighbors as thou hast loved. It subscribe to the view that God is present in all human beings. तो आप यहीं से ले लेंगे, our neighbors are equal, our neighbors are equal to God because it subscribes to the view that God is present in all human beings. Enough. Why is it good to have friendly relations with our neighbors? हमारे पड़ोसियों से फ्रेंडली नेबर बना के हमको क्या मिलेगा? हमारे पड़ोसियों से हमको फैमिली रिलेशनशिप यानी एक अच्छा मित्रवत व्यवहार रख के क्या मिलेगा? हमको अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से मित्रवत व्यवहार क्यों रखना चाहिए? आप यहीं से पूरा उतार दीजिए, पूरा आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि फ्रेंडली रिलेशन आपको यहाँ से मिल रहा है और विद आवर नेबर्स आपको पूरा मिल रहा है। ठीक है, तो आप वैसे तो इसका आंसर यहाँ से निकलना चाहिए, इट इज एन से। तो अगर आप यहां से उतार सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है। इट इज इन दिस ट्राइंग। भैया 3 नंबर का नंबर है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो कोई जला नहीं जाएगा। 3 नंबर एकदम पक्का मिलेगा। टाइम्स दैट हेल्प एंड असिस्टेंस of our immediate neighbor comes as boon to us। इसीलिए भैया हमको अपने पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो आशीर्वाद, एकदम ईश्वर का आशीर्वाद का काम करते हैं जब हम समस्याओं में पड़ते हैं। तो देयरफॉर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस
that we have good and friendly relatives with our relations with our neighbors. Which word in the passage means closeness? Which word in the passage means closeness? इस वाले पिक्चर आपको जो ये मिल रहा है, इस वाले पैराग्राफ में आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पास में दिखा रही है कि आपको इसमें पास को कौन सा प्रोसेस कर रहा है? क्लोजनेस मतलब आपका पास का, क्लोजनेस का पास का। तो आपका ये पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में आपको सिर्फ एक ऐसा वर्ड निकाल के रखना है जो क्लोजनेस को यहाँ पे फाइंड आउट करता हो। तो देखिए क्या है इसमें, ग्रेटर झुंड नहीं करेगा, एनिमल नहीं करेगा, नेबर्स पड़ोसी नहीं करेगा, अचानक नहीं करेगा, अराउंड नहीं करेगा, प्रोक्सिमिटी नहीं करेगा, कांस्टेंट नहीं करेगा, प्रोक्सिमिटी क्या है ये? प्रोक्सिमिटी मतलब प्रोक्सिमिटी निकटता, ये मिल जाएगा इससे। पास का मतलब निकटता, तो क्या हो जाएगा, आप उसको एक लाइन में लिखेंगे, आपका एक नंबर एकदम पक्का। प्रोक्सिमिटी ये पास का, इसको निकटता, क्या इसको निकटता लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ ऑफेन। ऑफेन को आपका पता है, ऑफेन का क्या होता है? ऑफेन का होता है प्रायः। ऑफेन का प्रायः, तो प्रायः का आपको उल्टा पता होना चाहिए। प्रायः मतलब कभी कभी, प्रायः का कभी कभी, और कभी कभी के लिए नहीं होना चाहिए भैया, कोई चीज होनी चाहिए तो लगातार होगी तो इसका अपोजिट बनेगा ऑफेन का। तो हम दौड़ के क्या करेंगे, सबसे पहले ये ढूंढना शुरू कर देंगे, क्या ये देखो कांस्टेंट मिल गया। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब वो चीज कॉन्स्टेंटली चल रही है, वो चीज लगातार चल रही है, तो ऑफेन का कांस्टेंट, ऑफेन का कांस्टेंट, ठीक है। अगला हो गया व्हाट डज द पीपल एट हैंड मीन्स इन द पैसेज। व्हाट डज द पीपल एट हैंड मीन्स इन द पैसेज, कह रहा है कि इस वाले पैराग्राफ में जहां पर एट हैंड लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। ये देखो एट हैंड लिखा हुआ है, तो आप इस वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे, एट हैंड का आपको मीनिंग पता लग जाएगा। बाय लविंग अवर नेबर्स वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस इन अवर लाइफ, दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प इन आवर हेल्प। भैया टू हेल्प है मदद, एट हैंड मदद, एट हैंड मदद, तो मदद के लिए क्या होगा, मदद के लिए तैयार, सीधी सी बात है। तो तैयार के लिए आप हैंड का क्या यूज कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। एट हैंड मतलब इसका मीन आप क्या लगा सकते हैं, रेडी लगा सकते हैं, और आपके इधर से एक नंबर पक्का हो जाएगा। इसी के साथ में आपका ये पैराग्राफ एकदम ये वाला पैसेज फिनिश होता है। कल हम आपको मिलेंगे सेक्शन बी मिलेंगे इस अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का। आपका सेक्शन बी के साथ में ये आपका है सेक्शन ए, जिसमें आपको अनसॉल्व आपको अनसीन पैसेज मिलता है सॉल्व करने के लिए, और ये आपके लिए 15 मार्क्स लेके आता है एकदम फ्रेश। जो अगर आप इतना काम कर ले जाएंगे तो आपको उसमें 15 मार्क्स एकदम बिल्कुल क्लियर मिलता है। 15 में से अगर आप बहुत कम कट पीट के मिलेगा तो भी आपको, आप इसमें बहुत इजीली 10 से 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कितना 10 to 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें आर्टिकल्स आपको लिखने को मिलेंगे। वैसे बेसिकली उसमें से 3 आर्टिकल्स का ऑप्शन मिलता है, 3 में से आपको एक आर्टिकल लिखना होता है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में, इसके अपकमिंग वीडियो में आपको तीनों आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप लिखवाएंगे, जिससे कि कोई चीज स्किप ना होने पाए। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हम फिर आप हमारा ये वाला चैनल चेक करिएगा, राइटिंग वर्टिकल कोचिंग क्लासेस, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।